जैसा कि पिछली वीडियो में हमने राजभाषा से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की थी, लेकिन कुछ बिंदु अभी भी बाकी है जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राजभाषा आयोग, उन बिंदुओं में पहला है राजभाषा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में राष्ट्रपति द्वारा 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे, कौन थे? बीजी खेर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीजी खेर। बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों से 20 सदस्य मनोनीत किए गए और आयोग ने अपनी 19 सिफारिशें इसमें प्रस्तुत की। तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था 7 जून 1955 में, और जिसके अध्यक्ष थे पीजी खेर, बाल गंगाधर खरे, इसको खेर भी बोलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 क्या था? राजभाषा अधिनियम 1963 में क्या था देखिए। चूँकि 15 वर्षों की अवधि जिसमें सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी को, जो अंग्रेजी थी उसका प्रयोग किया जाना था, 1955 को यह समाप्त होना था। इसलिए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया, क्योंकि 15 वर्षों की जो अवधि थी 1965 में समाप्त होने वाली थी। तो इस अवधि या इस समस्या के समाधान के लिए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रह सकता है। इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 में 1967 में संशोधन कर दिया गया। जो राजभाषा अधिनियम 1963 था, इस 63 का संशोधन था 1967 में किया गया। संशोधनकारी अधिनियम में संघ के कार्यों में द्विभाषिता की पूर्णतः व्यवस्था कर दी गई और कुछ कागजातों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना सुनिश्चित हुआ। इसके बाद बना राजभाषा अधिनियम 1976। कौन सा बनाया गया? राजभाषा अधिनियम 1976 बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए। इसी अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। कौन कौन से प्रावधान थे? भारत संघ के लिए राज्य 3 वर्गों में विभक्त किए गए। भारत संघ के लिए जो राज्य थे उनको 3 वर्गों में बांटा गया, कै, खे और गे। कै वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से राज्य थे? देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और संघ क्षेत्र दिल्ली, ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश है। कौन से प्रदेश है? ये सभी हिंदी भाषी प्रदेश है। खे, इस श्रेणी में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया। गे श्रेणी, शेष सभी प्रदेश एवं संघ शासित क्षेत्र गे श्रेणी में रखे गए। इस वर्गीकरण के पश्चात यह निर्देश दिया गया, क्या निर्देश दिया गया? देखो, केंद्रीय कार्यालयों से कै श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। क्या दिया गया? केंद्रीय राज्यों से, यदि कोई केंद्रीय कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालयों से कै श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले सभी पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है, तो हिंदी में अनुवाद अवश्य भेजा जाए। ये नहीं है कि उसका अनुवाद नहीं किया जाएगा, हिंदी में भी उसका अनुवाद भेजा जाएगा। दूसरा था, खे श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। जो खे श्रेणी के राज्य है उसमें यदि पत्र व्यवहार करना है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वह किया जा सकता है। गे श्रेणी के राज्यों में पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा। जो गे श्रेणी के राज्य थे कौन कौन से थे? वो शेष सभी
ऊपर जो क और ख को छोड़कर जितने भी और राज्य थे वो गैर श्रेणी में रखे गए और गैर श्रेणी के राज्यों के साथ जो पत्रव्यवहार किया जाएगा वह मात्र अंग्रेजी में किया जाएगा। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत जो पत्र है उनका उत्तर मुख्यतः हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। अगला, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो वह टिप्पणी प्रारूप आदि काम केवल अंग्रेजी में करने को ही कहा जा सकता है। प्रत्येक कार्यालय के प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियमों एवं उपबंधनों का समुचित अनुपालन करवाए। इस प्रकार के प्रावधान इसमें रखे गए। अतः स्पष्ट है कि संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की स्थिति बड़ी मजबूत है, किंतु अंग्रेजी जानने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण अभी भी हिंदी में 100% काम केंद्र सरकार के कार्यालयों में नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में हिंदी अपना राजभाषा का दर्जा पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकी है, क्योंकि राजभाषा तो हिंदी है लेकिन अभी उसे वह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है जो उसे होना चाहिए था। इस प्रकार हमने इस वीडियो में हिंदी की जो राजभाषा है उस पर चर्चा की है। तो हिंदी भारत की या राजस्थान की एक राज्यभाषा है और राजभाषा का दर्जा उसे मिलना चाहिए। सृजनात्मक और संचार भाषा में क्या अंतर है, संपर्क भाषा क्या है, हिंदी के प्रयोग की क्या दिशा और दशा है, हिंदी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, विभिन्न संचार माध्यमों में हिंदी का क्या रूप है, पत्रकारिता की भाषा क्या है, दृश्य माध्यमों में हिंदी की प्रकृति क्या है आदि से संबंधित क्वेश्चन भी हमारी जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसमें पूछे जाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। कई बार देखा जाता है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही मान लिया जाता है। कहते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा एक ही है, कि वास्तविकता यह है कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों का अर्थ ही अलग है। राजभाषा जैसा कि एक सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा है और राष्ट्रभाषा का तात्पर्य संपूर्ण राष्ट्र से है, अर्थात जिसमें उनका जो संचार माध्यम होता है या एक तरह से मतलब विस्तृत क्षेत्रों में जो फैली हुई होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। तो इस विषय पर भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।